हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर जनरल पेपर त्यागपत्र का 11वां भाग पढ़ा रही हूँ। सो ध्यान से सुनिए। मैं अब सोचता हूँ कि वह कहने योग्यहीन बुद्धि मेरी तब किस भांति हो गई थी। इसके जवाब में बुआ ने जो कहा था मुझे आज खूब याद आता है। उन्होंने कहा था, प्रमोद, सहायता की मैं भूखी नहीं हूँ क्या? तुझसे ही वह सहायता न लूँगी तो किससे लूँगी? लेकिन सहायता का हाथ देकर क्या मुझे यहाँ से उठाकर ऊंचे वर्ग में जा बिठाने की इच्छा है? तो भाई मुझे माफ़ कर दो। वैसी मेरी अभिलाषा नहीं है। सहायता मुझे इसलिए चाहिए कि मेरा मन पक्का होता रहे कि कोई मुझे कुचले तो भी मैं कुचले न जाऊं, और इतनी जीवित रहूं कि उसके पाप के बोझ को भी ले लूं और सबके लिए क्षमा की प्रार्थना करूं। प्रतिष्ठा मुझे क्यों चाहिए? मुझे तो जो मिलता है उसके भीतर सांत्वना पाने की शक्ति चाहिए। उस समय तो मैं उनके शब्दों को कुछ नहीं समझा था और मैंने जवाब में धीमे से कहा था, मैं जाऊं? उन्होंने कहा, हाँ, जाना हो तो जाओ और सुखी रहो। जाते जाते मैंने मन को बहुत कड़ा करके कहा, कुछ ज़रूरत हो तो लिखना। बुआ ने हंसकर कहा, हाँ लिखूंगी। मैं खड़ा हो गया था, कोट बाहों में डाल लिया था, हैट हाथ में था। इस भांति चलने को उद्यत मैं उनके सामने खड़ा हुआ अपने को भयंकर असमंजस में अनुभव कर रहा था। मुँह झुक कर उनके पैर छू लूँ? हाँ, जरूर छूने चाहिए, पर मुझसे कुछ बन नहीं पड़ रहा था। उस समय मैंने मानो देर हो रही हो इस भाव से कलाई में बंधी घड़ी को सामने रख करके देखा और जरा माथा झुकाकर कहा, अच्छा बुआ, प्रणाम। और कहते ही मुड़कर चल दिया। बुआ ने कहा, सुखी रहो भैया। लेकिन उस आशीर्वाद का स्नेह और कंपन कानों की राह प्राप्त करके मेरी गति और तीव्र हो गई। मानो रुका कहीं कि जाने कौन मुझे पकड़ लेगा। तेज कदम बढ़ाता हुआ बाहर आया और सीधी स्टेशन की राह पकड़ ली। बाहर वह कोयले की दुकान दिखी जहां वह व्यक्ति तराजू की डंडी पर हाथ रखे हुए ग्राहक को कोयला तोल रहा था। इस भय से कि वह मुझे देख न ले, झटपट नीचे आंख डालकर मैं और तेज चाल से बढ़ता ही चला गया। घर पर माँ ने पूछा, कहाँ रह गए थे? सतीश कहता था कि तुम एक रोज उससे पहले कॉलेज से चल दिए थे। मैंने कहा, बुआ को खोजता हुआ रह गया था। वे उस नगर में रहती हैं जैसे किसी ने उन्हें डंक मारा हो। माँ ने कहा, कौन? बुआ, मैं उनसे मिलकर आ रहा हूँ। क्या आ माँ, वे यहाँ नहीं आ सकती? माँ ने जोर से कहा, सुन प्रमोद, तेरी बुआ अब कोई नहीं है, मेरे सामने उसका नाम न लेना। लेकिन सुनती हो अम्मा? मैंने कहा, मैं उनको भूल नहीं सकता हूँ। माँ ने कहा, तू जो चाहे कर, पर खबरदार जो मुझसे उसकी बात कही, कुल बोरन कहीं की। बुआ के नाम पर माँ के भीतर जो कष्ट था उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। वह कष्ट ही उनके शब्दों में प्रकट हो रहा था, लेकिन तब मैं यह नहीं समझ सका था और उसी बात को लेकर माँ से मन में कुछ दूरी बना बैठा था। यह कहना अनावश्यक है कि विवाह का जो प्रस्ताव उस समय उठाया गया था उसे मैं स्वीकार न कर सका। माँ नाराज हो गई, लेकिन मैंने देख लिया कि दुनिया में मैं अकेला हूँ, कोई किसी का नहीं है, नाते रिश्ते झमेले हैं। जिंदगी बहती चली गई। बीए का इम्तिहान नज़दीक था और पोजीशन लाना चाहता था। बुआ की याद को मन में गहरी बैठाने से बचना चाहता था। क्या फ़ायदा? फिर भी वह याद गहरे में तो थी ही। इसके कारण इस दुनिया का बहुत कुछ व्यर्थ और निकम्मा मालूम होता था। सुख नीरस जान पड़ता और दुख सार। मन की महत्वाकांक्षा कुछ अपने में बूझती सी थी और आपसी स्पर्धा जिससे जिंदगी में तेजी आती और हल्की हल्की और उपहास से मालूम होती थी। पर मैं मन की इस हालत में पतवार छोड़ अपने को बहने नहीं देना चाहता था। वहाँ क्या हुआ होगा? क्यों जी, वो आदमी चला गया होगा, फिर क्या हुआ होगा? ओह, कुछ भी हो, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ? मन में एक गांठ सी पड़ती जाती थी। वह न खुलती थी न घुलती थी, बल्कि कुछ करो वह और उलझती और कसती ही जाती थी। जी होता था कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। कहीं कुछ गड़बड़ है। कहीं क्यों, सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। सृष्टि गलत है, समाज गलत है, जीवन ही हमारा गलत है। सारा चक्कर यह उटपटांग है। इसमें तर्क नहीं है, संगति नहीं है, कुछ नहीं है। इससे जरूर कुछ होना होगा, जरूर कुछ करना होगा। पर क्या? वह क्या है जो भवितव्य और जो कर्तव्य है? कोई बात पकड़े न मिलती थी और मन घुट घुट कर रह जाता था। इसी में अपने साथियों से मेरा मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। वे मुझे चिढ़ाने लगे थे, पर उनका चिढ़ाना मुझे छूता भी न था। यह ख्याल तो चेतना में बंधा था, बिखरा नहीं था कि इम्तिहान होना है, उसमें नामोरी के साथ पास होना है और आगे बढ़ना है। पर जीवन की सामाजिकता को निभाने की और मन की चिंता मंद हो गई थी। वह प्रवृत्ति ही सूख गई थी। कम या बिल्कुल न मिलने जुलने से, हंसी विनोद खेल कूद में शामिल न होने से किसी तरह की कोई कमी जीवन में होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। मालूम ही न होता था कि कुछ करने योग्य मैं नहीं कर रहा हूँ।
ऐसे ही मन की अवस्था में एक रोज कॉलेज से उठकर रेल पकड़ मैं उस नगर के स्टेशन पर आ उतरा। पर कहाँ रखी थी वहाँ वह कोयले की दुकान। उस कोठरी में कोई और जन आ बसे थे। पूछा ताछा पर ठीक ठाक कुछ पता नहीं चलता था। उस आदमी के बारे में मालूम हुआ कि वो काफ़ी दिन यहाँ से उठ गया है, अपनी औरत को पीट पीट कर छोड़कर भाग गया है। पर उस औरत का फिर क्या हुआ, यह पूरी तरह किसी को नहीं मालूम था। हाँ, मर्द के जाने के बाद वह भी एक डेढ़ महीना तो यहाँ रही। यह खबर मिली। कपड़े सीती थी और काम चलाती थी। बड़ी भली औरत थी। दुख दर्द में ढांढस बनाती थी। बच्चों को घर बैठ बैठ कर पढ़ाया करती थी और सबके छोटे मोटे काम को तैयार रखती रहती थी। पर फिर कहाँ गई यह नहीं पता। यह प्रमोद अपने फूफा के बारे में पता लगाता है। उन्हीं के बारे में उनकी फूफा के बारे में कोई बता रहा है उनसे। अधिक खोज खबर लगाने पर पता चला कि उसको दिन पूरे लग रहे थे और उसे इसकी चिंता भी थी और कभी कभी अस्पताल जाने की बात किया करती थी। मैंने अस्पताल में जाकर छानबीन की। मिशन के अस्पताल में 5 महीने हुए एक मीनाल नाम की स्त्री आई थी। उसके यहाँ एक लड़की हुई। होने के चौथे रोज उस लड़की की माता निकली। वह जनरल वार्ड में थी। नर्सों को ज़्यादा याद नहीं है। 15 दिन में लड़की को चेचक ठीक हो गई होगी, क्योंकि उसी रोज से माँ बेटी का नाम रजिस्टर में नहीं है। कहाँ गई? मेरे इस प्रश्न पर अस्पताल की बड़ी मैम डॉक्टर मुझे देखती रह गई। बोली, क्या आप सचमुच समझते हैं कि इस सवाल का जवाब हम दे सकते हैं? मैंने कहा, हाँ, हो भी सकता है कि दे सकें। बोली, मुझे आप पर आश्चर्य है। मैंने कहा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, उन्होंने अपने बच्चे को मिशन में तो नहीं देना चाहा? बोली, हाँ, याद आया। कौन महीना? सितंबर। ठीक है, ठीक है, वही केस होगा। क्या उम्र थी? होगी 24-25। ठीक। रंग साफ? हाँ, अच्छा रंग था। ठीक ठीक, वही वही केस है। हमसे वह कुछ काम भी मांगती थी। नर्स बनने को तैयार थी। अंग्रेजी भी जानती थी हैं ना। अच्छी लड़की थी, मुझे याद है। हमने कहा, बच्चा मिशन को दे दो और तुम भी प्रभु ईसा मसीह को मान लो तो यहाँ रह सकती हो और काम भी सीख जाओगी। उसने नहीं माना। हिंदुओं में यही तो है। वह तुम्हारी कौन है? उसको समझाना। यीशु खुदा का नबी है। दुनिया को सच्ची राह बताने वाला वह है। उस पर ईमान लाना चाहिए। समझे? उसको समझाना। मैंने पूछा, तब फिर क्या हुआ? वह नहीं रही, चली गई? हाँ, यहाँ से चली गई। इसके आगे शायद आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ। मेरी परीक्षा के दिन निकट आ गए थे। मैं ज़्यादा दिन वहाँ नहीं दे सका, चला आया। मैं तो पढ़ रहा था। मुझको यह बात बहुत विचित्र मालूम होती थी कि छुटपन में मैं जिन बुआ के इतने पास था, उन्हीं को अब खोज कर भी नहीं पा सकता हूँ। वही जो मुझे इतना दुलार करती थी, अब शायद मुझसे बचती हैं। मैं सोचता, यह दुनिया में क्या क्या हमने खड़ा कर लिया है, जो डीके के मनों के स्नेह को ऐसे फाड़ देता है। मन क्या फटने के लिए है? क्या वे आपस में जुट रहने के लिए नहीं है? मेरे विवाह संबंध की फिर बात चल पड़ी थी। इस बार का रिश्ता मैं माँ बहुत ही अच्छा समझती थी। कुलसित संपादक की दृष्टि से तो अच्छा ही था। लड़की भी बहुत सुंदर, सुशील और शिक्षित थी। देर यह थी कि मैं एक बार उनके यहाँ पहुंचकर कन्या को देख लूं और कन्या मुझे देख ले। मैं इसको दिनों से टालता आया था। मुझे जाने क्यों अपने बारे में बहुत संकोच होता था। अपने में मैं संकित ही बना रहता था। किसी तरह की अपनी बड़ाई भीतर से उभर कर आती ही न थी। प्रशंसक मेरे भी थे, लेकिन अपनी प्रशंसा का कारण मुझे अपने में नहीं मिलता था। इसके विपरीत अपने में जो मुझे मिलता था, उससे मैं कुछ और निराश हो आता था। लेकिन इस बार मुझे वहाँ जाना ही पड़ा और संयोग की बात कि उन्हीं डॉक्टर साहब के घर बुआ से भेंट हो गई। देखता क्या हूँ कि जो डॉक्टर के घर पर छोटे बच्चे बच्चियों को पढ़ा रही हैं, वे और कोई नहीं है, बुआ ही हैं। उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला और उन्होंने मुझे देखने का सा भाव दिखलाया, लेकिन उस कारण मैं वहाँ कुछ काल प्रकृतिस्थ नहीं रह सका। लड़की ने मुझे नापसंद नहीं किया, जहाँ तक मैं यह बात जान सकता हूँ। मेरे नापसंद करने का सवाल ही नहीं था। देखकर मैं उनके रूप गुण की समीक्षा में जा सका ही नहीं। उतनी शुद्ध बुद्ध ही नहीं रही थी। क्या वह मानव कन्या है? तब फिर किन्नर लोक की परी क्या होती है? उन राजनंदिनी, यही नाम था उस लड़की का, को पहली ही निगाह देखकर मेरा निश्चय बन चुका था। मतलब बहुत सुंदर थी राजनंदिनी। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय मेरा वाक चातुर्य मेरा साथ छोड़ जाने कहाँ चला गया था। मैं झेप कर रह गया था, बोल कुछ भी नहीं सका था। इस अकृतार्थता पर अपने से उस समय मैं रुष्ट भी आया हूँगा। प्रतीत होता है वह रोष हठात प्रकट भी कुछ हो गया था, क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ कि समझा यह गया कि लड़की मुझे
पूरी तरह पसंद नहीं है। निश्चय है कि इस भ्रम को मैंने यथाशीघ्रपूर्ण सफलता के साथ छिन्न भी नहीं कर दिया था, पर उस घर में मेरी अभ्यर्थना का आग्रह कुछ और बढ़ गया। सबको पहले ही मेरी खातिर मंजूर थी, लेकिन अब बात कुछ और थी। भाभी सास जी की बात तो बस पूछिए ही नहीं। वह हर बार मुझे घेरे रहती थी। बात बात में मैंने उनसे कहा, बच्चे स्कूल में तो पढ़ने जाते हैं ना, या घर पर ही पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, स्कूल में तो जाते ही हैं, पर वहाँ कुछ पढ़ाई होती है और यहाँ उधम इतना मचाते हैं कि राम राम। इससे एक तो मास्टरनी लगा ली है, एक मास्टर आता है, 30 रुपया माहवार मैं अलग से पढ़ाई पर खर्च करती हूँ, तभी तो मास्टरनी अच्छा पढ़ाती हैं। हाँ, भली औरत हैं, गरीबनी है, अच्छा बोलती बतलाती है और संतोषपन भी है। बच्चे उनसे खुश हैं। हाँ, बच्चे खुश हैं, बच्चे तो बहुत ही खुश हैं। 2 महीने से लगी हैं, लेकिन हमें तो उसका बहुत सहारा हो गया है। यहाँ कहाँ कहीं स्कूल में भी पढ़ाती होंगी? हाँ, पढ़ाती हैं। हम क्या देते हैं? यही 8-10 दे देते हैं। कोई ठीक अभी तय भी नहीं है। 8-10 में भला क्या होता है, पर चलो गरीब है, सहारा ही सही। उसे बुलवाऊं? मैंने कहा, नहीं नहीं, बुलवाओगी क्यों? उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, जब होता है मैं बुलवा लेती हूँ और वो आ जाती हैं। अकेली है, हमारे हाथ का काम बटा देती हैं, तो उसका मन भी बहल जाता है और हमें सहारा भी हो जाता है। अच्छी लड़की है, बात का बुरा नहीं मानती। मालूम होता है तुम्हारे घर से बहुत हिली है। हाँ, आती जाती है। इस ब्याह में उसे बड़ा चाव है। गृहस्थी का सुख बेचारे के कपार में नहीं था। तुम्हें देखने की उसे बड़ी लालसा थी। जाने आज चली क्यों गई। ठहरी क्यों नहीं? काम होगा नहीं तो तुमको वह तो बहुत देखना चाहती थी। मुझको? हाँ, बड़ी राजनंदिनी का उसे बड़ा प्रेम हो गया है। हम सभी उसे चाहते हैं। लो, उसे बुलाती हूँ। मिलना मिलना बोलना। मैंने शीघ्रता से कहा, नहीं नहीं नहीं, क्या ज़रूरत है? मैं सचमुच इन भाभी सास से बातें बढ़ाना नहीं चाहता था, पर वह तो एक बार शुरू करके बात का अंत न पाती थी। फिर भी बोली, मैं अभी बिट्टन के हाथ उसे बुलाती हूँ। मैंने जोर से कहा, ना हाँ, किसी को क्यों तकलीफ देगी, रहने दो। बोली, तकलीफ? उसे कब कोई बुलाता होगा? मैंने अनासी कहा, क्यों? बोली, अकेली बेवा है, कहीं दूर की अपने को बतलाती है, उसका कौन घर कुटुंबी यहाँ बैठा है। उसी भाव से मैंने पूछा, यहाँ कहीं पास ही रहती होंगी? कुल 3 मिनट का रास्ता है। मैंने जल्दी से कहा, खैर कोई बुलाने की जरूरत नहीं है, तो जाने दो, ठीक है। हैरान होगी बेचारी, अब तुम आराम कर लो। मैं आराम तो नहीं चाहता था, लेकिन उस समय मुझे छोड़कर चले जाने के लिए मैं उनका कृतज्ञ हुआ। उसी दिन शाम को मैं बुआ के यहाँ गया। स्कूल के पास ही वह एक छोटे क्वार्टर में रहती थी। मैं पहुँचा तब फ्रेम पर एक रुमाल काट रही थी। मुझे देखते ही कहा, आओ, और पीढ़ा छोड़कर मैंने मेरे बैठने को सामने सरका कर रख दिया। बैठा थोड़ी देर में उन्हें देखता रहा। कोई कुछ नहीं बोला। सफ़ेद बिना किनार की धोती थी, बाल ढीले जूड़े में बंधे थे। आंखों की स्निग्धता विशेषता से निगाह को आकृष्ट करती थी। देह इकारी और वसीभूत, मानो अपने भाग से गहरा सौहार्द है। अनबन किसी प्रकार की भी नहीं है। जो झेला है सब पी गई हैं। सबका रस बन गया है, खार कोई नहीं है। मैं ही बोला, मैंने कहा, मैं वहाँ गया था। धीमे से बोली, मैं जानती थी तुम आओगे। आप लोग का ये पार्ट 11 हुआ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।